जय श्री राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं स्टडीज विद ईक्यू और मैं आप सभी के साथ सिमरन आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लुसेंट की बुक कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब इस सीरीज की 5 वीडियोस आ चुकी हैं दोस्तों। अब आपका नेक्स्ट सीरीज में आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। भारत पर अरबों का आक्रमण हम पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी और जो अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। तो किसका शासन था? दाहिर का शासन था अरब आक्रमण के समय। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का जो उद्देश्य था यह धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। फिर आपका आता है महमूद गजनी। तो अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। किसका संस्थापक था? तो गजनी साम्राज्य का जो संस्थापक था यह अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार था और अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबक्तगीन था। कौन था? सुबक्तगीन था। महमूद गजनी सुबक्तगीन का ही क्या था? पुत्र था। अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। ये जो गजनी था यह खुरासान का शासक था अपने पिता के काल में। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में क्या बैठ गया? गद्दी पे बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद्दौला या यामीन उल मिल्लाह की क्या दी थी? उपाधि दी थी। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। ये काफी बार पूछा जाता है। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था और यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था और इसमें जयपाल की क्या हो गई थी? पराजय हो गई थी। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्ति के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत पाई जाती है। तो इसने क्या किया था? नगरकोट के विरुद्ध एक हमला किया था और उसमें क्या किया? मूर्तिवाद के विरुद्ध था वो, और जो इसकी पहली जीत मानी जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामी की कांस्य निर्मित एक आदमकद जो प्रतिमा थी उसको गजनी भेज करके क्या किया? रंगभूमि में रखवा दिया। और महमूद गजनी का सबसे चर्चित जो आक्रमण है यह 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो कि सौराष्ट्र में है ना, वहां पर हुआ था। इस मंदिर की लूट से उसे करीब 20 लाख दिनार की क्या मिली थी? संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने क्या किया था? आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट के ले जाकर क्रम में महमूद पर जाटों ने भी क्या किया था? आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति उनकी लूट ली थी। जैसे सोमनाथ जो मंदिर है उसके जो सामान को लूट कर जब ये ले जा रहे थे तो जाने के क्रम में क्या किया था? इस महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ जो संपत्ति थी वो लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय जो आक्रमण था ये 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की जो मृत्यु है यह 1030 ईस्वी में हो गई। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में ही क्या थे? रहा करते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका है मोहम्मद गौरी। गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना और इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। किसके? मुल्तान के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन पड़ता है आपका गुजरात में, वहां पे हुआ था और यहाँ का जो शासक था यह भीमदित्य था जिसने गौरी को पूरी तरह से क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था, मीन्स हरा दिया था। अब आपको कुछ मोहम्मद गौरी से रिलेटेड कुछ युद्ध जो लड़े गए युद्ध थे और वो युद्ध दे रखे हैं आपको। कुछ प्रमुख युद्ध हैं यहाँ, युद्ध है, ये वर्ष है और कौन से पक्ष में लड़े गए थे और परिणाम क्या निकला था। मतलब जो पक्ष था वो कौन था और परिणाम उसका क्या था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 1191 ईस्वी में हुआ था जो कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था? जीत गया था। फिर जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसमें भी गौरी की क्या हुई थी? विजय हुई थी। नेक्स्ट था आपका चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध में 1194 में ये हुआ और इसमें गौरी और जयचंद के बीच ये हुआ जिसमें गौरी की क्या हो गई? विजय हो गई। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए कहां चला गया? तो ये गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई थी। तो जो गौरी की हत्या थी वो कब कर दी गई थी? तो 1206 में कर दी गई थी, 15 मार्च 1206। नेक्स्ट है आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में
कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब सल्तनत काल आ चुका है आपका और उसमें हम गुलाम वंश को पढ़ रहे हैं और गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की और वह गौरी का ही क्या था, गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना जो राज्याभिषेक है ये 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनवाई थी और कुतुब मीनार की जो नींव थी यह भी किसने डाली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद है इसका निर्माण भी किसने करवाया था, इसी ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाख का दान देने वाला भी कहा जाता था, यानी इसको बोला जाता था कि ये लाख बख्श है यानी लाखों का दान देने वाला। प्राचीन नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त करने वाला ऐबक का जो सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। कौन था, बख्तियार। इसने क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था पूरी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय को। ये इस ऐबक का ही क्या था, सहायक सेना नायक था। ऐबक की जो मृत्यु है यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है ये 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके क्या हो गई थी और इसे लाहौर में क्या किया, दफना दिया गया था जो इसकी राजधानी थी। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ जिसने सिर्फ 8 महीने तक ही क्या किया, शासन कर पाया। वो आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। कौन बैठ गया, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश बैठ गया और कब, 1211 में। अब देखिए इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य दिए गए हैं। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी जो सिक्के जारी किए, चांदी में टंका एवं तांबा में जीतल बोलते हैं ना, तो ये किसने किए थे, इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली किसने चलाई थी, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन आते हैं ये। 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने, जो कि तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाने जाते थे। सर्वप्रथम जो दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला भी कौन था, इल्तुतमिश ही था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था जो कि ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का क्या था, गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहां ले गया, दिल्ली ले गया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर ही उसकी जो माँ थी ना, शाह तुर्कान, वही छाई रही थी। मतलब वो तो शासन ही नहीं करता था, मतलब अयोग्य था, उसको शासन करना ही नहीं आता था। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर के जो भी तुर्की जो अमीर थे उन्होंने रुकनुद्दीन को क्या कर दिया, हटा दिया। और रुकनुद्दीन को हटा करके जो रजिया है उसको क्या कर दिया, सिंहासन पर आसीन किया। और इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला जिसने क्या किया, शासन की बागडोर को संभाला। तो वो प्रथम क्या थी, प्रथम ऐसी मुस्लिम महिला थी रजिया बेगम जिसने की शासन की बागडोर संभाली। और रजिया ने इस पर्दा प्रथा का त्याग करके पुरुषों की तरह चोगा और जिसे काबा भी बोलते हैं और कुल्हा जिसे टोपी कहते हैं पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। किसको किया था, तो मलिक जमालुद्दीन याकूत को। गैर तुर्की को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से जो तुर्की अमीर थे वो उसके विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी और इसके शादी के बाद ही रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। रजिया की जो हत्या है यह 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल जो है ना हरियाणा के पास पड़ता है उसके पास ही कर दी थी। बहराम शाह को बंदी बना करके उसकी हत्या मई 1242 में कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का जो सुल्तान था वह अलाउद्दीन महसूद शाह जो कि 1242 में बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन जो मसूद शाह है उसको सुल्तान के पद से हटा करके नासिरुद्दीन मोहम्मद को क्या बना दिया, सुल्तान बना दिया। अब जो नासिरुद्दीन मोहम्मद एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का जो विवाह है ये नासिरुद्दीन मोहम्मद के साथ कर दिया। किसके साथ कर दिया बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद के साथ कर दिया। बलबन का जो वास्तविक नाम था यह बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का ही क्या था, गुलाम था। तुकीन ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने ही क्या है किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में क्या रहा, सफल रहा। राज दरबार में
सिजदा एवं पैबोस जो प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित जो नवरोज उत्सव है ना, इसका भी क्या किया था, बलबन ने ही क्या किया था, प्रारंभ किया था, और ये फारसी रीति रिवाज पर आधारित किया था। अपने जो विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लोहो एवं रक्त की क्या की थी, नीति का पालन किया था। और जो नासिरुद्दीन मोहम्मद था, इसने बलबन को उलुग खां की क्या दी थी, उपाधि प्रदान की थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहा करते थे। तो जो बलबन था ना, इसके दरबार में कौन रहते थे, फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था, तो ये शमुद्दीन कुमर्स था। कौन था, शमुद्दीन कुमर्स। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है खिलजी वंश, और खिलजी वंश का काल था 1290 से और 1320। तो देखिए आपको कुछ यहाँ दिया गया है अमीर खुसरो के बारे में, तो इसे पढ़ लेते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था और उसका जन्म पटियाला, पश्चिमी जो यूपी है उसमें जो बदायूं के आसपास की जगह पड़ती है पटियाला, वहां पे इसका जन्म हुआ था। 1253 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। और खुसरो एक प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन ओलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर के और मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहे और इन्हें तूतीय हिंद या भारत का तोता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि इन्हें तूतीय हिंद या भारत का तोता कहते हैं। किसको, अमीर खुसरो को। और ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि सितार एवं तबले के जो आविष्कारक हैं, इनका श्रेय भी किसको जाता है, अमीर खुसरो को ही जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, पढ़ते हैं आगे। गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 13 जून 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी और इसे किलो खरी को अपनी क्या बना दी, राजधानी बना लिया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद, जो उसका भतीजा भी था और दामाद भी था, अलाउद्दीन खिलजी, इसने कड़ा मानिकपुर, एक इलाहाबाद में जगह पड़ती है, वहां कर दी। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन जो था वह दिल्ली का सुल्तान बन गया। कब, 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का क्या बन गया, सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशाप्स था। क्या था, गुरशाप्स था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना की क्या डाली, नींव डाली। और दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल और स्थायी सेना थी। घोड़ा दागने और सैनिकों का जो हुलिया लिखने की जो प्रथा थी, इसकी शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी दोस्तों। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ा करके उपज का 1/2 भाग कर दिया। और इसने खम्स, खम्स यानी जो लूट का धन होता था ना, उसे खम्स कहते थे, तो इसने खम्स में सुल्तान का जो हिस्सा होता था 1/4 भाग और के स्थान पर कितना कर दिया, 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया दोस्तों। इसने व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने के आदेश दे दिए। और इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से क्या किया, लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। किसको भेजा था, मलिक काफूर को भेजा था दक्षिण भारत की विजय के लिए। जैमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंबा महल का जो निर्माण था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने ही चलाया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को जो अलाउद्दीन खिलजी ने ही विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत भी नियुक्त कर दिया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त जो परवाना नवीस नामक एक अधिकारी वस्तुओं को क्या करता था, तो वस्तुओं को परमिट जारी करता था। जो भी वस्तुएं हुआ करती थी उनका परमिट जारी करता था। कौन करता था परमिट जारी, तो एक परवाना हुआ करता था, परवाना नवीस नामक अधिकारी। शहना ए मंडी, यहाँ पर खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। और शराय अदल जो हुआ करता था, यहाँ पर वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल, अन्य जो वस्तुएं थी वो बिकने के लिए आती थी दोस्तों। अब आपको कुछ दिए हुए हैं, बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले कुछ नवीन पदक्रम हैं, उनको पढ़ते हैं। जैसे दीवान ए रियासत कौन था, तो यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का क्या करता था, संचालन किया करता था। अगर हम नेक्स्ट बात करें, शहना ए मंडी की बात करें, तो शहना ए मंडी ये प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक हुआ करता था। अगर हम बरीद की बात करें, तो बाजार के अंदर जो घूम घूम करके बाजार का निरीक्षण करता था उसे बरीद कहते थे। फिर हम बात करते हैं मुनहियान या गुप्तचर कौन होता था, तो मुनहियान या गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति है तारीख ए फिरोज शाही, इसमें मिलती है। क्या नाम है, तारीख ए फिरोज शाही, जो कि जियाउद्दीन बर्नी की कृति है। खजाइनुल फतू अमीर खुसरो और रिहल्ला जो है वो किसकी है, इब्न बतूता की है।
और जो खजाई उन फतू किसकी है, तो यह है अमीर खुसरो की है। और आपका जो फुतूहस तालीन है ये इसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, जो सेंसर कहा जाते थे, मुहतसिब और नाजिर जो होते थे, ये नापतोल के अधिकारी हुआ करते थे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई जो भी भूमि थी उसको वापस लेकर के उसे खालसा भूमि में क्या कर दिया था, बदल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे, यानी टैक्सेस लगाए थे। एक तो चराई कर था, चराई कर क्या होता था कि जो दुधारू पशु होते थे ना उन पर लगाता था, और जो गढ़ी कर होता था ये घरों की झोपड़ियों पर लगाया जाता था, जो घड़ी कर होता था। अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु है ये 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की बात करें तो 1316 को यह दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। कौन बैठ गया, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बैठ गया। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत क्या थी, पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहन करके आ जाता था, और बरनी के अनुसार जो है मुबारक कभी कभी नग्न होकर भी दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली का क्या बन गया, शासक बन गया। कौन, मुबारक ए वजीर खुसरो खां। खुसरो खान ने पैगंबर के जो सेनापति की क्या ली थी, उपाधि धारण की थी। तो पैगंबर की उपाधि धारण किसने की थी, तो खुसरो खान ने की थी। अब आपका नेक्स्ट है तुगलक वंश, और तुगलक वंश का काल है 1320 से और 1398 ईस्वी। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या फिर तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमणों को विफल किया। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की जो भूमि थी उसे क्या कर दिया था, गयासुद्दीन ने लौटा दिया था। और इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का भी निर्माण करवाया था। तो कुएं और नहरों का निर्माण किसने करवाया था, तो गयासुद्दीन ने। और संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन ही प्रथम शासक था, यानी संभावना व्यक्त की गई है। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित जो पहाड़ियां हैं उन पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया, और इस दुर्ग को हम 56 कोट के नाम से जानते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के एक महल में दब करके हो गई थी। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता था। तो इसके नेम क्या क्या थे, स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु, इसे सब कहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में क्या कर ली थी, स्थानांतरित करके इसका नाम दौलताबाद रखा था। किसका, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से ट्रांसफर कहाँ करा, देवगिरी में, और स्थानांतरित करके उसका नेम चेंज कर दिया क्या, दौलताबाद। यहाँ कुछ मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित योजनाएं दे रखी, कुछ 4 योजनाएं दी गई हैं। पहली है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। तो देखिए ये 1326 से 1327 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन किया इसने 1326 से 1327 में। फिर इसने सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन किया जो कि 1329 से 1330, और खुरासान एवं काराचिल का भी अभियान इसने चलाया था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार और धातुओं के सिक्के चलाए थे, और इनका जो मूल्य चांदी के रुपए में टंका के बराबर हुआ करता था। इनका जो मूल्य होता था ये चांदी के रुपए टंका जो होती थी एक यूनिट है उसके बराबर हुआ करता था। नेक्स्ट है अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने अपने राजदूत के रूप में चीन इसे भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी कि डाक व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। तो किसने लिखा है, तो इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में। फिर नेक्स्ट है आपका
मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु है यह 20 मार्च 1351 में सिंध जाते समय ठट्टा के निकट ही गोडाल में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। हरिहर और बुक्का दो भाई थे और इन्होंने 1336 में क्या कर दी थी, एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बर्नी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच के सालार मसूद गाजी से मकबरे में आया था। तो जो ये महमूद बिन तुगलक जो है ये शेख अलाउद्दीन का क्या था, शिष्य था और सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जो अजमेर में किससे मिला था, शेख मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह गया और बहराइच के जो सालार मसूदी गाजी है ना उनके। महमूद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम और दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया और मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्रों पर मकबरे बनवाए थे। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट ही 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोहमीन की उपाधि भी दी गई थी। किसको दी गई थी उपाधि, तो फिरोज तुगलक को किसकी, कासिम अमीर उल मोहमीन की उपाधि दी थी। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर, एक तो खराज जिसमें को लगान कहा जाता था, एक खुम्स होती थी जो युद्ध में लूट का माल होता था उसे खुम्स कहते थे, और जजिया एवं जकात को वसूल करने का क्या दे दिया, आदेश दे दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान था। तो पहला मुसलमान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लागू कर दिया था तो वो था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया जो कि उपज का 1/10वां भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। तो फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें आपका हिसार, फिरोजाबाद जो दिल्ली में है, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर भी प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद, जैसे टोपरा गांव में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को ला करके दिल्ली में स्थापित करवा दिया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। तो किसने कर दी थी, फिरोज तुगलक ने कर दी थी। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की जो संख्या थी करीब कितनी थी, 1,80,000। तो ये फिरोज तुगलक के समय में ही थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की क्या की थी, स्थापना की थी और इसे सैन्य पदों को वंशानुगत भी बना दिया था। क्या कर दिया था इसने, तो जो सैन्य पद होते उनको वंशानुगत कर दिया था। और इसने अपनी जो आत्मकथा है फतुहात ए फिरोज शाही की क्या कर दी थी, रचना की थी। और इसने जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। और इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से जो लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी के विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया था। मतलब जो ज्वालामुखी मंदिर था उसकी जो पुस्तकालय से जो लूटे गए 1300 ग्रंथ थे उनको फारसी में जो एक है इनके विद्वान थे अपाउद्दीन, इनके द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से क्या करवा दिया, अनुवाद करवा दिया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए और जिसे अद्दा ए विक कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम जो शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था और इसका जो शासन है ये दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय ही मलिकु शर्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण करके एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी, तो एक मलिक सरवर नाम का हिजड़ा था जो कि जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसने सैयद वंश जो कि 1414 से लेकर 1451 ईस्वी, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था और इसने सुल्तान की उपाधि धारण ना करके अपने कोष रैयत ए आला की उपाधि से खुश रहा। और खिज्र खां तैमूरलंग का ही क्या था, सेनापति था। तो जो खिज्र खां था ये तैमूरलंग का सेनापति था और भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया।
खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को भेजा करता था। मतलब जो खिज्र खां था ये नियमित रूप से जो भी कर हुआ करते थे उसे तैमूर के पुत्र शाहरुख को वो भेज दिया करता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई थी और खिज्र खां का जो पुत्र हुआ मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद सर हिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था और इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने ही की थी। सैयद वंश का जो अंतिम सुल्तान था ये अलाउद्दीन आलम शाह था। तो सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो अलाउद्दीन आलम खां था। सैयद वंश का शासन करीब कितने वर्षों तक चला था? तो दोस्तों 37 वर्षों तक ये शासन रहा था। फिर आपका लोधी वंश आता है। इसका काल कब तक रहा? तो 1451 से लेकर और 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश की जो स्थापना है यह बहलोल लोधी ने की थी। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर ये बैठ गया। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की जो स्थापना है इसका श्रेय बहलोल लोधी को ही जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल नामक क्या चलाए थे? सिक्कों का प्रचलन करवाया था और वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर के क्या पुकारता था? वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी क्या है? खड़ा रहा करता था, यानी उनको इज्जत देता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर ए शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। तो जो बहलोल लोधी था उसका पुत्र कौन था? निजाम खां। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की क्या की स्थापना की? किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में। भूमि के लिए मापन की प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने ही किया और गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला जो सुल्तान था वो भी कौन था? तो वे भी आपका सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। गुलरुखी शीर्षक से कविताएं फारसी भाषा में लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को नई राजधानी बनाया और इसके आदेश पर ही संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने तथा मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया और गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु इसकी 21 नवंबर 1517 को हो गई और इसी ही दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से जो इब्राहिम था इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठ गया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया और इस युद्ध में वह मारा गया। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था, जो प्रथम युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी क्या था? हार चुका था। और कब हुआ था? तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट है कि 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध हुआ था। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक थे दौलत खां लोधी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इब्राहिम लोधी के चाचा थे आलम खां, इन्होंने भी दिया था। तो जो पंजाब का शासक था दौलत खां लोधी और इब्राहिम खां लोधी का चाचा आलम खां, इसने इनको निमंत्रण दिया था। किसको? बाबर को, भारत पर आक्रमण करने के लिए। और जो मोट की मस्जिद है ना, इसका निर्माण भी सिकंदर लोधी का एक वजीर था उसके द्वारा करवाया गया था। अब सल्तनत कालीन की कुछ शासन व्यवस्थाएं दी गई हैं, जैसे कि केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? सुल्तान। बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे, यानी इनका प्रभाव नहीं रहा था और अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पे था। किसके समय में? लोधी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक हुआ करती थी। बाबर ए खास क्या होता था? तो बार ए जो खास है इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मलिकों और अन्य रईसों को बुलाया करता था। बार ए आजम में क्या होता था? तो सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। कहा? बार ए आजम। मंत्री की बात करें, मंत्री एवं उससे संबंधित कुछ विभाग दिए गए हैं, जैसे जो वजीर होता था जिसे प्रधानमंत्री कहते थे, ये राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था। मुशरीफ ए मुमालिक जो हुआ करता था महालेखाकार होता था, ये प्रांतों और अन्य विभागों से जो भी प्राप्त आय एवं व्यय था उसका लेखा जोखा किया करता था। मजमू आदर जो है उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था और जो खजीन हुआ करता था ये कोषा अध्यक्ष होता था, यानी जो धन होता था कोष उसका अध्यक्ष हुआ करता था। आरिज ए मुमालिक जो हुआ करता था ये दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का यह प्रमुख हुआ करता था। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख था। काजी उल कजात जो था ये सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मतलब सुल्तान के बाद जो न्याय करता था ना तो वो काजी उल कजात करता था। वरीद ए मुमालिक कौन होता था? तो ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, वरीद ए मुमालिक। वकील ए दर कौन होता था? तो वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की क्या करता था? देखभाल किया करता था। दीवान ए खैरात की बात करें तो ये दीवान दान विभाग था। दीवान ए बंदगन, तो ये दीवान ए बंदगान क्या था? तो ये दास विभाग था। और दीवान ए इस्तिहाक जो था ये पेंशन विभाग था दोस्तों।
दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था और जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का जो शासन था ये नायाब या वली या इसे मुक्ति भी कहते हैं, इसके द्वारा संचालित किया जाता था। तो शासन कौन संचालित करता था? तो मुक्ति, वली या नायाब। अब कुछ विभाग दे रखे हैं और उन्हें बनाने वाले कुछ सुल्तान दे रखे हैं। जैसे कि दीवान ए मुफ्तखरा जो वित्त विभाग था, इसे अलाउद्दीन खिलजी के समय में बनाया गया था। दीवान ए कोही कृषि विभाग, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए अर्ज जिसे सैन्य विभाग कहते हैं, दीवान ए अर्ज ये बलबन ने। और दीवान ए बंदगान किसने बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात किसने चलाया? फिरोज शाह तुगलक। और दीवान ए इस्तिहाक भी किसने चलाया? फिरोज शाह तुगलक। अब आपको कुछ राजस्व दे रखे हैं, मीन्स कर दे रखे हैं, टैक्सेस, इनकी व्यवस्थाएं हैं, पढ़ते हैं। उश्र क्या होता था? तो मुसलमानों से लिया जाने वाला जो भूमि कर हुआ करता था उसे उश्र कहते थे। खराज जो होता था ये गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक भूमि कर था, यानी भूमि पर टैक्स लगाते थे ये। जकात क्या था? तो मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाया जाता था। जकात संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था ये। जजिया की बात करें तो ये गैर मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाते थे। अब कुछ नोट दे रखा है, जैसे खम्स के बारे में आपको दिया हुआ है कि यह लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5वां भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार हुआ करता था, तथा शेष 4/5 भाग था उनके जो सैनिक अथवा जो खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे उनका अधिकार होता था। परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 जो हिस्सा था वह स्वयं अपने लिए रखा और सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई भी हिस्सा नहीं लिया था दोस्तों। तो कौन सा ऐसा शासक था जिसने गड़े हुए खजानों यानी कि खम्स का कोई हिस्सा नहीं रखा था? तो वो था सिकंदर लोदी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इक्ताओं को शिको, शिको मीन्स डिस्ट्रिक्ट, जिले, जिन्हें हम अभी जानते हैं जिलों के नाम से, इन्हें शिको बोलते थे। तो जो इक्ता होते थे इनको शिको में विभाजित किया गया, जहां का प्रमुख जो अधिकारी शिकदार हुआ करता था जो एक सैनिक अधिकारी था। सिको को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी तथा मुसरिफ जो है वो लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी होता था। एक शहर का या 100 गांवों के शासन की जो देखरेख करता था ना वो अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। मतलब या तो एक शहर की बात करें या 100 गांव। अब ये समझ सकते हैं कि 100 गांवों से एक शहर बन रहा था, उस पे जो शासन और उसकी देखरेख करता था तो अमीर ए सदा किया करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? खास खेल के नाम से जानते थे स्थायी सेना को। मंगोल सेना के वर्गीकरण की जो दशमलव प्रणाली है उसको सुल्तान कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। तो जो मंगोल सेना का वर्गीकरण है उसकी जो भी दशमलव प्रणाली थी उसको जो भी सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था थी उसका आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने की मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो किसने समाप्त कर दिया इक्ता प्रथा को? तो अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया। इक्ता प्रथा की दोबारा जो शुरुआत है ये फिरोज तुगलक ने की। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे और जो हाथी होते थे ना वो मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। किस पे आधारित था ये सल्तनत कालीन कानून? तो ये शरीयत होती है इनकी और कुरान और हदीस इस पर क्या था? आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहते थे? मुक्ताई कहा जाता था। 10 जो अश्वारोही थे वे एक सर एक खेल कहलाते थे। 10 सर एक खेल ये होता था एक सिपह साहर के बराबर। 10 सिपह साहर जो होते थे वे एक अमीर के बराबर होता था और 10 अमीर जो है वे एक मलिक के और 10 मलिक जो हुआ करते थे एक खान के बराबर होते थे फ्रेंड्स। फिर आपको कुछ स्थान और उनके प्रसिद्ध कारण दे रखे हैं कि वो किस लिए प्रसिद्ध थे। तो जो सरस्वती था ये अच्छी किस्म के चावल के लिए फेमस था। अनहिड़वाड़ा था जो ये व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। सतगांव की बात करें तो ये रेशमी रजाइयों के लिए फेमस था। आगरा की बात करें तो नील उत्पादन में फेमस था और बनारस की बात करें तो यह सोने, चांदी एवं जड़ी के काम के लिए फेमस है दोस्तों। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था और इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने ही की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था फ्रेंड्स। देवल सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। खालसा भूमि वो होती थी जिसपे राजा का स्वयं अधिकार होता था ना पूरी तरह से, तो वो खालसा भूमि होती थी फ्रेंड्स। अब आपका आता है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी जो 5 भाइयों के परिवार के ही अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर था। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से की थी। तो किससे?
तो विद्यारण्य जो संत था उसके आशीर्वाद से प्राप्त की थी जीत इस पे। और हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। तो इंपोर्टेंट है कि विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और इसकी राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के क्या थे? सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, सलुब, तुलब और अराविडु वंश। किसका? अराविडु वंश ने। और बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की क्या दी थी? उपाधि धारण कर ली। और हरिहर जो द्वितीय था इसने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। किसने की थी सबसे पहले? तो हरिहर द्वितीय ने। और बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। फ्रेंड्स, कुछ संगम वंश के प्रमुख शासक हैं और उनके कार्यकाल दे रखा है, जैसे कि हरिहर जो था 1336 से और 1356 रहा। बुक्का की बात करें, बुक्का प्रथम की, तो यह 1356 से और 1377 ईस्वी। हरिहर द्वितीय की बात करें जो कि महाराजा धीराज उपाधि ने धारण की थी, यह जो रहा आपका 1377 से और 1404 ईस्वी तक। देवराय प्रथम की बात करें तो 1406 से और 1422 ईस्वी। देवराय द्वितीय की बात करें तो 1422 से और 1446 ईस्वी में। और मल्लिकार्जुन की बात करें तो 1446 से 1465 ईस्वी। और विरूपाक्ष द्वितीय की बात करें तो 1465 से 1485 ईस्वी कार्यकाल रहा। फ्रेंड्स, इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के ही शासनकाल में आया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर एक बांध भी बनवाया था। कहां बनवाया था? तो हरिद्र नदी पर एक बांध बनवाया था। किसने? निकोलो कांटी। ठीक है। संगम वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था वह देवराय द्वितीय था और इसे इमाडी देवराय भी कहते थे। क्या बोलते थे? इमाडी देवराय। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के ही दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और एवं उन्हें जागीरें भी दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालुब नरसिंह के विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुब वंश की स्थापना की, जिसका कार्यकाल था 1485 से 1506 ईस्वी। सालुब वंश के बाद विजयनगर पर तुलुव वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलुव वंश की बात करें तो 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालुव तिम्मा कृष्णदेव राय का एक योग्य मंत्री और सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, तो बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबर की। इसमें कृष्णदेव राय की भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबरनामा में किसको सबसे शक्तिशाली शासक बताया है? तो कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पारस कहाँ आया था? विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहा करते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता था और उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्ता माल्यद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की क्या की थी? रचना की थी। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेलानी रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक एक नगर और हजारा तथा विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह और आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का जो अंतिम शासक हुआ यह सदाशिव था दोस्तों। राक्षसी तंगड़ी या तालिका कोट और या बन्नी खट्टी का जो युद्ध है ये 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ और इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। फ्रेंड्स, विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। इस संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में अली आदिल शाह कर रहा था। जो इस सबका को नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित में 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते रहे और तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्ण गोदावरी के कछार में और मराठावाड़ी प्रदेश में। देखिए, तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पुन्नुकोंडा को राजधानी बना करके उस पर शासन प्रारंभ किया
तो किसने किया? सदाशिव ने। विजयनगर के चौथे राजवंश अराबिडु वंश, जो कि कार्यकाल क्या था? 1570 से 1672, इसकी स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ यानी उसको उसकी गद्दी से हटा दिया। किसको? सदाशिव को। और तिरुमल ने हटा दिया और पेनुकोंडा में इसका क्या कर दिया? अराबिडु वंश की स्थापना कर दी। अराबिडु वंश का जो अंतिम शासक हुआ उसका क्या नाम था? रंग तृतीय। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ सुनने से ही ये सब चीजें लर्न हो जाएंगी, बार बार वीडियो देखोगे तो, और सुनने से बहुत अच्छा लर्न होता है, इसलिए पेशेंस बना के रखिए, बीच में स्किप नहीं करना है आपको। अराबिडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की क्या की? स्थापना की। और विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का जो क्रम था, घटते हुए क्रम में इसमें दिया गया है कि सबसे पहले प्रांत या मंडल, उसके बाद में कोट्टम या वलनाडु जिसे जिला बोलते थे, फिर होता था नाडु, फिर उसके बाद होता था मेल ग्राम जो कि 50 ग्रामों का समूह होता था, और सबसे छोटा होता था उर जिसे हम ग्राम कहते हैं। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था, और ये नायक जो है वस्तुतः भूसा मंत थे। क्या थे? भूसा मंत, और जिन्हें राजा वेतन के बदले क्या अथवा उनकी अधीनस्थ जो सेना थी उनके रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जिसे अमरम कहा जाता था। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था, और ये नायक वस्तुतः भूसामंद थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना की रखरखाव के लिए एक विशेष भूखंड देता था, जो कि अमरम कहलाता था। देखिए, आयंगर व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था, और इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, और जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे, यानी इनको कोई वेतन नहीं मिलता था। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त और कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवांशिक हुआ करता था, यानी वंशानुगत था, मतलब वंश के अकॉर्डिंग चलता था, यानी कि पिता कर रहा है तो पुत्र करेगा, फिर पुत्र के बाद आगे आने वाली पीढ़ी करेगी, ऐसा था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान की जा सकती थी। कर्णिक नामक एक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज हुआ करते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर की उपज का 1/6 भाग था। विजयनगर आने वाला एक प्रमुख विदेशी यात्री कुछ दे रखे हैं, जैसे यात्री है कौन से देश से आए थे, काल और शासक किसके काल में आए थे। तो निकोलो कॉन्टी जो था ये इटली से आया था 1420 ईस्वी में, और देवराय प्रथम के काल में आया था। फिर अगर हम बात करें तो अब्दुल रज्जाक की, तो ये फारस से आया था और 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के काल में। नूनिज की बात करें तो नूनिज जो था ये पुर्तगाल से आया था 1450 ईस्वी में मल्लिका अर्जुन के काल में। डोमिंग पायस की बात करें तो यह पुर्तगाल से ही आया था और 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के काल में। अगर बारबोसा की बात करें तो यह भी पुर्तगाल से 1515 से 1516 ईस्वी में और कृष्णदेव राय की शासन काल में आया था। विवाह कर वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था और विधवा से विवाह करने वाले को कर मुक्त कर दिया जाता था। उम्बली की बात करें तो ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली जो लगान मुक्त भूमि हुआ करती थी उसकी भू धारण पद्धति थी उम्बली। रत्तकोडगे की बात करें तो युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले जो मृत लोगों के परिवारों को दी गई भूमि होती थी उसे रत्तकोडगे कहा जाता था। कुट्टगी की बात करें तो ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे और ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे उसे कूदी कहलाते थे। विजयनगर का जो सैन्य विभाग था कदाचार कहलाता था और
इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था और चेट्टियों की तरह ही व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंचाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहते थे। क्या कहते थे? उत्तर भारत से जो दक्षिण में आते थे उसे बड़वा कहते थे लोगों को। विजयनगर में दास प्रथा भी प्रचलित थी और मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेसबग कहा जाता था। मतलब जो मनुष्यों की क्रय विक्रय करते थे ना, उनको बेसबग कहते थे, विक्रय को ही। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था और इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन भी दिया जाता था। एक नोट दिया गया है कि विजयनगर की मुद्रा पेगोड़ा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हूण थी। तो जो विजयनगर राज्य की मुद्रा तो क्या थी? पैगोड़ा थी, और जो बहमनी राज्य था इसकी मुद्रा क्या थी? हूण थी। अब नेक्स्ट है आपका बहमनी राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। किसने की? हसन गंगू ने। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के ही नाम से सिंहासन पर बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया और राजभाषा क्या थी? मराठी थी इसकी। और इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों, एक तो गुलबर्गा में, दौलताबाद में, बरार और बिदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना और इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का भी प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी और फिरोज जो खगोल के होते थे ना, उनकी प्रोत्साहन दिया करता था ये। और दौलताबाद के पास एक वैधशाला का भी इसने क्या करा था? निर्माण करवाया था। आपको कुछ बहमनी वंश और उनके कुछ प्रमुख शासक दे रखे हैं, जैसे कि मोहम्मद शाह प्रथम, इनका काल था 1358 से 1375 ईस्वी। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह की बात करें तो यह 1375 से 1378 ईस्वी। दाऊद प्रथम की बात करें तो 1378। मोहम्मद शाहदित्य की बात करें तो 1378 से 1397 ईस्वी। ताज उद्दीन फिरोज की बात करें तो 1397 से 1422 ईस्वी। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम की बात करें तो 1422 से 1436 ईस्वी। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय की बात करें तो 1436 से 1458 ईस्वी। सुल्तान शमुद्दीन मोहम्मद तृतीय की बात करें तो 1463 से 1482 ईस्वी। नेक्स्ट है आपका शिहाबुद्दीन अहमद ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से तो हटा दी और बीदर में स्थापित कर दी। बीदर का जो नया नाम इसने क्या रख दिया? मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मदा जो तृतीय था, मोहम्मद तृतीय के काल में, मोहम्मद तृतीय के शासन काल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को क्या बनाया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना करवाई और रियाजुल इंशा नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह भी किया। 1417 ईस्वी में रूसी यात्री निकितिन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पे आया था। कौन आया था? तो निकितिन आया था। और इस समय बहमनी राज्य पर ताज उद्दीन फिरोज का ही शासन था। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांत तरफों या अतरफों के प्रांतपति जो कि तरफदार, इसके विरुद्ध विशेष रूप से जाने जाते थे। दौलताबाद का जो तरफदार हुआ करता था वह मसनद ए आली के नाम से, बीदर का जो तरफदार होता था यह आजम ए हुमायूं के नाम से जानते थे इसको, और जो बरार का तरफदार होता था यह मजलिस ए आली के नाम से, और जो गुलबर्गा का तरफदार था यह मलिक नायाब के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था और इस सबसे महत्वपूर्ण तराफ था। फिर है कलीम उल्लाह, बहमनी वंश का ही अंतिम शासक था और इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया और इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं, जैसे कुछ राज्य दे रखे हैं आपको, वंश हैं, संस्थापक हैं और उनके स्थापना वर्ष हैं। जैसे बीजापुर आदिल शाही वंश है और यूसुफ आदिल शाह इसका संस्थापक और 1489 में इसने स्थापना की थी। फ्रेंड्स, अहमदनगर की बात करें तो निजाम शाही और मलिक जो अहमद था वो संस्थापक था और 1490 में स्थापना हुई थी। बरार की बात करें तो इमाम शाही और इमाद शाही वंश के बाद इसका जो संस्थापक की बात करें तो फतेह उल्लाह इमाद शाह था और 1490 में इसने इसकी स्थापना की थी। गोलकुंडा की बात करें तो कुतुब शाही वंश था और कुलीकुत बशाह जो था इसका संस्थापक था और 1512 में इसने स्थापना की थी। बीदर की बात करें तो बरीद शाही इसका वंश था और अमीर अली बरीद जो है इसका संस्थापक तथा 1526 में इसने स्थापना की थी। मुहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया और उसे 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो इस प्रकार हैं,
जैसे पहला है वकील ए सल्तनत, तो दिल्ली के मलिक नायाब के समान क्या होता था। नेक्स्ट है आपका वजीर ए कुल, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था वकील को छोड़कर। अमीर ए जुमला जो था यह अर्थ विभाग का अध्यक्ष था, अर्थ मीन्स धन। चौथे की बात करें तो वजीर ए अशरफ की बात करें तो यह विदेशी एवं दरबार संबंधी जो कार्य थे उनका क्या करता था, निष्पादन किया करता था। नाजिर की बात करें तो यह अर्थ विभाग से ही संबंधित था दोस्तों। फिर पेशवा की बात करें तो वकील ए सल्तनत का सहायक यह था। कोतवाल जो होता था यह नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी हुआ करता था। सदरे ए जहां की बात करें तो न्याय विभाग, धर्म और दान विभाग का ये होता था अध्यक्ष। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिकों का एक दल था जिसे साख ए खेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था फ्रेंड, तो उसे साख ए खेल कहा जाता था। और यह 4 भागों या नौबत में विभाजित था, यानी भागों को ही क्या कहते थे, नौबत, और जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए। कितने शासक हुए, 18 शासक हुए, और जिन्होंने कुल मिलाकर के 175 वर्षों तक क्या किया, शासन किया दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इस सीरीज को आज हम यही विराम देते हैं फ्रेंड्स, तो आपको नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। और जिसने भी यहाँ तक के लिए ये सीरीज देखी है उसको थैंक यू दोस्तों, और आपको चैनल को ज्यादा से ज्यादा, तो फ्रेंड्स आज की सीरीज का हम यही विराम देना चाहेंगे। और जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखा है दोस्तों तो उसके लिए थैंक यू दोस्तों। फ्रेंड्स आज की सीरीज को हम यही विराम देना चाहेंगे, नेक्स्ट आपको अगली सीरीज में मिलेंगे। और जिसने भी इस वीडियो को देखा है दोस्तों उसके लिए थैंक यू मेरी तरफ से, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।